माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर, प्रोफेसर शांतनु चट्टोपाध्याय, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, लेक्चर 35 8051 माइक्रोकंट्रोलर जारी। तो इस उदाहरण में जिस पर हमने विचार किया है, तो यह 8051 पोर्ट 33 पर यह पल्स जनरेटर जुड़ा हुआ है और 13 लाइन पर हमें एलईडी मिला है। अब तो यह इस ओरिजिन 0000H पर है। तो आप जानते हैं कि यह इंस्ट्रक्शन है, यह एक असेंबलर डायरेक्टरी है जो असेंबलर को बताता है कि इस असेंबली प्रक्रिया को इस एड्रेस से कोड डाल देना चाहिए। तो स्थान 000H पर यदि आप इस मेमोरी मैप को देखते हैं तो हम क्या करें, इस स्थिति में यह एड्रेस 0000 है जिसमें हम निर्देश LJMP मैन डाल रहे हैं। तो यह निर्देश LJMP मैन है जिसे यहाँ रखा गया है। तो आपका मैन स्थित है, इसलिए आपका मैन प्रोग्राम 30H से शुरू होगा। तो यह 30H है। इस बिंदु के बाद प्रोग्राम लोड किया जाएगा, तो वहाँ मुझे यह 8 बिट समोच्च मिला है, तो यह वहाँ है। तो यह SETB इंस्ट्रक्शन वहाँ है। तो जब प्रोसेसर शुरू होगा तो यह LJMP ढूंढेगा और यह 30H पर आ जाएगा और उस बिंदु से यह निष्पादित करना शुरू कर देगा। तो इसके अलावा हमने कहा है कि यह एक्सटर्नल इंटरप्ट INT1 से जुड़ा है। अब INT1 में तो आपको यह पता लगाना होगा कि इस INT1 का इंटरप्ट एड्रेस क्या है। तो INT1 0013 है। तो यह वेक्टर एड्रेस है। तो मुझे इस ISR को वेक्टर एड्रेस 13 में रखना होगा। तो यह मेरा सर्विस रूटीन है। मैं क्या करूँगा, मैं इस एलईडी को चमकाता रहूँगा और तदनुसार मैं इसे चालू कर दूंगा। मैं कुछ डिले तक इंतजार करूंगा और फिर मैं एलईडी बंद कर दूंगा। तो जब भी इस स्रोत से इंटरप्ट आएगी, मैं यहाँ 1 डालूंगा तो एलईडी को चालू किया जाता है और 255 चक्रों के लिए इंतजार करना पड़ता है। यह छोटे डिले हैं, देखो सॉफ्टवेयर डिले है जो डिले कर रहा है। फिर मैं डिले बंद कर दूंगा और फिर यह वापस आ जाएगी। तो यह पूरा काम कैसे किया जाता है, क्या आप देख रहे हैं कि हम हैं। तो मेन प्रोग्राम में हम जो कर रहे हैं वह यह SETB TCON.2 बना रहा है। यह इस INT1 को एज ट्रिगर बना देगा। तो TCON रजिस्टर, तो हमें वह इंटरप्ट प्रकार मिल गया था। तो वह प्रकार 2 पर सेट है, प्रकार को S पर सेट किया गया है, उस B को 1 पर सेट करके ट्रिगर किया गया है। और यह इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर है। तो हम EA बिट को 1 पर सेट कर रहे हैं, इंटरप्ट को इनेबल कर रहे हैं। तो यह हिस्सा उस EA बिट को सेट कर रहा है। तो यह उस EA बिट को सेटिंग है और यह एक्सटर्नल इंटरप्ट को सक्षम करने वाला है। तो बाकी के इंटरप्ट अक्षम हैं। तो मेन प्रोग्राम में हम केवल इस इंटरप्ट 1 के प्रकार का चयन करते हैं और फिर जहां मेन प्रोग्राम यह एक अनंत लूप में इंतजार करता है SJMP, क्योंकि मेन प्रोग्राम को करने के लिए और कुछ नहीं मिला है। जबकि अब टाइमर को सक्षम कर दिया गया है, तो बाहरी दुनिया से इस पल्स को उत्पन्न किया जाएगा और जब भी यह एज ट्रिगर होगी, कम से उच्च संक्रमण होगा। तो यह प्रोसेसर होगा, एक इंटरप्ट प्राप्त करेगा। इस इंटरप्ट को प्राप्त करने पर यह ISR होगा, क्योंकि यह एक INT1 है। तो प्रोसेसर स्वतः 0013 एड्रेस पर कूद जाएगा। तो 0013 यहाँ कहीं है। तो यह एड्रेस 0013 है। तो वहाँ वास्तव में यह सब इंस्ट्रक्शन SETB P13 है। तो यह इंस्ट्रक्शन वहाँ होगा। तो यह इस बिंदु से शुरू होगा, तो वहाँ इसे निष्पादित किया जाएगा। परिणामस्वरूप यह एलईडी चालू हो जाएगा। यह यहाँ कुछ डिले तक इंतजार करेगा और फिर एलईडी बंद हो जाएगा और फिर यह इंटरप्ट से वापस आ जाएगा। फिर तो यह केवल इस बिंदु पर वापस आ जाएगा। यह मेन प्रोग्राम है जो इंतजार जारी रखेगा। फिर कुछ समय बाद अगला फॉलिंग एज आएगा और फिर से सिस्टम को एक और इंटरप्ट मिलेगी। और जब इसे फिर से एक और इंटरप्ट मिलेगी तो वही इंटरप्ट सर्विस रूटीन फिर से आह्वान की जाएगी। तो यह इस बिंदु पर आएगा, यह उस बिंदु से जारी रहेगा। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन इंटरनल एक्सटर्नल इंटरप्ट सर्विस रूटीन को इंटरप्ट स्रोत को सिस्टम के साथ एकीकृत किया जा सकता है और हम विभिन्न काम करवाने के लिए उनके लिए सर्विस रूटीन रख सकते हैं। तो अगला हम
सीरियल कम्युनिकेशन में देखते हैं तो 8085 के मामले में हमने सीरियल कम्युनिकेशन को देखा है, तो 8051 के मामले में भी सीरियल कम्युनिकेशन संभव है और हम देखेंगे कि यह कैसे किया जाता है, जैसे कि उस उद्देश्य के लिए कुछ समर्पित पिन भी हैं, तो कैसे 8051 में सीरियल कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो बस पुनरावृत्ति करने के लिए हमें सिम्प्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स जैसे बेसिक सीरियल कम्युनिकेशन मोड मिल गए हैं। सिम्प्लेक्स मोड में ट्रांसमिशन एक दिशा में होता है, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक। हाफ डुप्लेक्स के मामले में तो यह ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में हो सकता है, लेकिन एक समय में ट्रांसमिशन केवल एक दिशा में होता है। यह इस स्विच द्वारा दिखाया गया है। एक बार यह कनेक्शन स्थापित हो जाए तो यह रिसीवर के लिए ट्रांसमीटर से होगा, कुछ समय बाद दिशा उलट जाएगी और अब यह रिसीवर के लिए ट्रांसमीटर होगा। तो यह दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में सूचना प्रवाहित होगी। दूसरी ओर फुल डुप्लेक्स के मामले में हमारे पास अलग ट्रांसमिशन और रिसीविंग समय रेखाएं हैं, तो एक साथ दोनों दिशाओं में ट्रांसमिशन हो सकता है, तो यह कम्युनिकेशन का फुल डुप्लेक्स प्रकार है। तो जब कोई सीरियल कम्युनिकेशन होता है तो वे इस प्रकार के प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। जब कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसलिए हमारे पास सिग्नल लाइन हाई है और यह तब होता है जब ट्रांसमिशन पहले शुरू होता है, जब हम लो बिट भेजते हैं। तो यह कहा जाता है कि लो बिट वहाँ है जो कि LSB है और फिर उसके बाद बिट्स प्रेषित होते हैं। तो इस आरेख में स्टार्ट बिट लो बिट है और यह ट्रांसमिशन की शुरुआत है, और फिर हम 8 बिट डेटा D0 से D7 तक भेज रहे हैं और फिर एक और अधिक स्टॉप बिट सेट किए जा सकते हैं। और हमारे पास प्रति सेकंड कुछ बिट्स हैं, क्योंकि यह ज्यादातर असिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, तो हमें बिट रेट को सेट करने की आवश्यकता है। तो किस दर पर ट्रांसमिशन लगेगा, उस बिट रेट को सेट करना होगा। 8051 के मामले में हमें दो समर्पित पिन मिले हैं जो डेटा प्राप्त करते हैं और डेटा ट्रांसमिट करते हैं, RxD और TxD। तो ये 8051 में दो पिन हैं जो हमारे पास हैं, इसलिए वे फिर से मल्टीप्लेक्स हैं 8085 के विपरीत, जहां हमें यह SID और SOD मिला है जो इस सीरियल कम्युनिकेशन के लिए समर्पित है। यहाँ यह नहीं है। तो यहाँ इस पिन 3.0 को RxD के साथ मल्टीप्लेक्स किया गया है और पिन 3.1 को TxD के साथ ट्रांसमिशन के लिए मल्टीप्लेक्स किया गया है। और एक विशेष रजिस्टर है जिसे SBUF रजिस्टर कहा जाता है। तो SBUF सीरियल बफर है जिसे आप कह सकते हैं, और किसी भी डेटा को प्रसारित करने के लिए आपको सामग्री को SBUF रजिस्टर में डालना होगा। जैसे कि आप SBUF रजिस्टर में सामग्री डालेंगे, सीरियल कम्युनिकेशन शुरू होता है। तो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन MOV SBUF, D हो सकता है। तो यह SBUF को D के मूल्य के साथ लोड किया जाएगा जो कि 44H है, या आप MOV SBUF, A की तरह कह सकते हैं। तो एक्यूमिलेटर सामग्री को SBUF रजिस्टर पर कॉपी किया जाएगा और जो भी मूल्य A होगा तो यह ट्रांसमिट किया जाएगा। आप इस SBUF की कॉपी A में प्राप्त कर सकते हैं। तो हम SBUF बफर की सामग्री को बफर रजिस्टर में A रजिस्टर में पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि यह क्या कुछ रिसीव किया गया है और कुछ किया गया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब 8051 के मामले में एक और समस्या है। तो यह TTL चिप है। तो क्या होता है कि यह हमारे पास मौजूद रिसीव और ट्रांसमिट लाइनों को, तो वह 3.1 और 3.0 पिन है, वे आपको TTL स्तर पर आउटपुट देंगे। तो TTL स्तर आउटपुट का मतलब है, तो यह सिग्नल मान 0 से 5 वोल्ट की सीमा में है। तो यह एक निश्चित हाई और लो स्तर है। तो तदनुसार सिग्नल मूल्य लो नहीं हो सकता है, 0 से कम, और हाई 5 से अधिक नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ यह सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जैसे कि RS232C प्रकार के प्रोटोकॉल, तो उन्हें अलग वोल्टेज स्तर मिला है। हाई वोल्टेज लेवल के लिए ऋण 12 वोल्ट से धन 15 वोल्ट तक है। तो आप देखते हैं कि यह 8051 चिप इस प्रकार के वोल्टेज स्तर प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। तो आम तौर पर जो किया जाता है वह यह है कि हमें सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफ़ेस के लिए एक और चिप मिली है जिसे MAX232 के रूप में जाना जाता है। तो यह TTL संगत है, दाईं ओर RS232C संगत है।
तो यह 8051 में इस MAX232 पिन से जुड़ा है। तो इस 8051 का पिन नंबर 11 MAX232 के पिन नंबर 11 से जुड़ा है। फिर 8051 का पिन नंबर 10 MAX232 के पिन नंबर 12 से जुड़ा है। इसी प्रकार आउटपुट प्रकार पर आपके पास कुछ कनेक्टर हो सकते हैं जो कि RS232 साइट है। तो आप जो भी डिवाइस कनेक्ट करने जा रहे हैं तो हम उस उपयुक्त कनेक्टर डिजाइन कर सकते हैं और वहां कनेक्शन कर सकते हैं। फिर सिग्नल स्तर संगत होंगे। वैसे भी एक बार जब हम इस बात को कर चुके हैं तो हम सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जा सकते हैं। तो यह सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जब भी आप इस SBUF रजिस्टर पर कुछ डेटा लिखते हैं तो इसे इस TXD पिन के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। इसी तरह जब भी हम यह कुछ डेटा रिसीव करता है तो यह शिफ्ट रजिस्टर में है और शिफ्ट रजिस्टर से यह SBUF रजिस्टर में आता है। तो शिफ्ट रजिस्टर सीधे सुलभ नहीं है, तो यह SBUF प्रोग्राम मोड द्वारा सुलभ है। तो आप कंटेंट को पढ़ सकते हैं और इसे एक्यूमुलेटर में प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको यह ट्रांसमिशन के लिए बॉड रेट और रिसीव करने के लिए बॉड रेट सेट करनी होगी। तो सीरियल पोर्ट के माध्यम से उचित संचार सुनिश्चित करने के लिए बॉड रेट निर्धारित की जानी है। अब बॉड रेट की स्थापना के लिए कुछ मूल्य हैं। तो इस बॉड रेट सेटिंग के लिए इस टाइमर 1 का उपयोग किया जाना है। यदि आप 9600 की बॉड रेट निर्धारित करना चाहते हैं तो यह TH1 माइनस 3 पर सेट होना चाहिए। यदि आप इस बॉड रेट को 4800 पर सेट करने का प्रयास कर रहे हैं तो यह TH1 माइनस 1 पर सेट होना चाहिए, फिर माइनस 12 और माइनस 24। तो ये मानते हुए कि क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 110592 मेगाहर्ट्ज़ है। तो ये TH1 रजिस्टर के विभिन्न मूल्य हैं जिन्हें इस बॉड रेट के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। अब सीरियल कम्युनिकेशन के लिए तो वहाँ एक रजिस्टर सीरियल कंट्रोल रजिस्टर या SCON रजिस्टर SM0, SM1, SM2 में है। तो वे मोड निर्दिष्ट हैं। तो यह REN रिसीव इनेबल है, TB8 बिट 8 के ट्रांसमिट के लिए है और RB8 रिसीव बिट 8 है। TI ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग है। तो यह हार्डवेयर द्वारा निर्धारित किया जाएगा और T1 सॉफ्टवेयर द्वारा, TI सॉफ्टवेयर द्वारा। तो जब यह TI इंटरप्ट होता है तो इसका मतलब है कि कुछ ट्रांसमिशन हुआ है, और जब यह RI इंटरप्ट होता है तो यह RI इंटरप्ट रिसीव इंटरप्ट होता है। लेकिन फिजिकल रूप में TI और RI प्रोसेसर में एक ही इंटरप्ट भेज रहे हैं और प्रोग्राम में प्रोसेस आपको यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या TI बिट सेट है या RI बिट सेट है। तदनुसार आप समझ सकते हैं कि जब कुछ डेटा ट्रांसमिट किया गया है या कुछ डेटा रिसीव किया गया है तो हम यह देखेंगे। तो यह SM0 SM1 00 है। तो यह शिफ्ट रजिस्टर मोड है और फिर ट्रांसमीटर रेट तय की गई है। तो यह क्रिस्टल 12 से विभाजित है जो कि 110592 मेगाहर्ट्ज़ है। जो 12 से विभाजित होता है वह रेट है जिस पर ट्रांसमिशन होगा। यदि आप मोड 01 का उपयोग कर रहे हैं तो यह एक 9 बिट UART है और फिर से ट्रांसमिशन रेट परिवर्तनशील हो सकती है अलग अलग बॉड रेट पर, जिसके बारे में आप यहां बात कर रहे हैं। तो अलग अलग बॉड रेट का चयन किया जा सकता है यदि आप इस मोड 1 समय में काम कर रहे हैं इस SM0 SM1 को 1 पर सेट करके। तो यदि आप काम कर रहे हैं तो आप इस मोड को टाइमर 1 पर सेट कर सकते हैं। आप टाइमर 1 का उपयोग कर सकते हैं बॉड रेट निर्धारित करने के लिए। अगर आप इसे 10 के रूप में सेट करते हैं तो यह मोड 2 है। मोड 2 में हमारे पास 9 बिट टाइमर है। तो यह 9 बिट UART है। तो वहाँ मेरे पास एक अतिरिक्त बिट हो सकता है, कह सकते हैं। तो ट्रांसमिशन बॉड रेट के बारे में तय हो गया है। तो यह क्रिस्टल बटे 32 से या क्रिस्टल बटे 64 से है। तो इस तरह यह ट्रांसमिशन रेट तय हो गई है और मोड 11 9 बिट UART है, परिवर्तनीय बॉड रेट के साथ है। तो ट्रांसमिशन रेट निर्धारित करने के लिए आपके पास यह टाइमर हो सकता है। तो मोड 0 सबसे सरल है। तो चलें इसे समझने की कोशिश करें। तो सीरियल डेटा अंदर आने और बाहर जाने के लिए रिसीव डेटा द्वारा करता है। तो ट्रांसमिट डेटा शिफ्ट क्लॉक को आउटपुट करेगा और इसी तरह यह बात है। तो आपको यह ट्रांसमिट डेटा और रिसीव डेटा
मिला है तो यह डेटा ट्रांसमिशन और रिसीव दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। तो 8 बिट संचरित होता है, इस LSB को रिसीव्ड ट्रांसमिट किया जाएगा। पहला बॉड रेट को ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के 1/12 भाग द्वारा तय किया जाता है। यह आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला पोर्ट एक्सपेंशन है। तो आपके पास इतने सारे अतिरिक्त बिट्स और कंट्रोल मिल गया है, तो आप अलग अलग पोर्ट के लिए अलग अलग पोर्ट बिट्स के रूप में अलग अलग बिट्स का उपयोग कर सकते हैं। फिर मोड 1, इसलिए यहाँ 10 बिट्स को TXD के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है या यह एक RxD के माध्यम से रिसीव होता है। तो इस 10 बिट्स में से एक बिट स्टार्ट बिट, 8 बिट डेटा और एक स्टॉप बिट है। तो यह 10 बिट है जिसे ट्रांसमिट किया जाएगा और इस पर स्टॉप बिट RB8 रजिस्टर में जाता है जब बॉड रेट टाइमर 1 ओवरफ्लो रेट द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यदि टाइमर 1 मशीन साइकिल के 1/32 है, तो मशीन साइकिल 1/12 की स्थिति में है, तो आप यह जान सकते हैं कि क्या है जो कि मूल्य है जैसे कि मशीन साइकिल 11.0592 है जो 12 से विभाजित है और जिसे फिर से 32 से विभाजित किया गया है UART क्लॉक में फीड के लिए। तो इस तरह से आप इस टाइमर 1 मान को सेट कर सकते हैं। तो यह टाइमर 2 पर जाएगा। तो यह इस टाइमर 2 पर अब 3 की 28800 हर्ट्ज में एक क्लॉक मिल रही है। तो तदनुसार आप उस डिले को प्राप्त करने के लिए टाइमर मान सेट कर सकते हैं। तो टाइमर क्लॉक को मशीन साइकिल में से एक 16वां हिस्सा के रूप में क्रमादेशित किया जा सकता है। तो इस तरह से पहले यह मशीन साइकिल के 1/12वें हिस्सा है, अब इस मशीन साइकिल का एक 16वां हिस्सा बन जाता है। तो यदि आप इस फॉर्मूले का पालन करते हैं तो आप डिलेस प्राप्त कर सकते हैं और जब भी कोई इंस्ट्रक्शन SBUF का उपयोग करेगा गंतव्य रजिस्टर के रूप में इसका ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा। तो UART क्लॉक को इस टाइमर 1 द्वारा नियंत्रित किया जाता है और टाइमर 1 को सेट करने के लिए आप समझ सकते हैं कि यह क्रिस्टल क्लॉक मशीन साइकिल 16 से विभाजित के बराबर होता है और इसी तरह से तो मशीन साइकिल पिस्टन क्लॉक का 1/12वां हिस्सा है और इस पिस्टन क्लॉक को 16 से विभाजित किया गया है जो आपको टाइमर के लिए डिले देगा। तो मोड 0 में एक चिप ऑसिलेटर 12 से विभाजित है, तो यह बॉड रेट और क्लॉक है। तो यह मोड 2 में है, तो आपको 2 SMOD 0 के बराबर SMOD 1 के बराबर है। इसलिए अगर SMOD 0 के बराबर है तो इसे 64 से विभाजित किया जाता है जो कि निर्धारित है। अगर यह SMOD 1 के बराबर है तो यह 32 से विभाजित है। तो इस बॉड रेट को MODS 13 में भी तय किया गया है। तो इस ट्रांसमिशन रेट को इस टाइमर 1 ओवरफ्लो द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यही कारण है कि यह MODS उपयोगी है। तो यदि SMOD 0 के बराबर है तो टाइमर ओवरफ्लो 32 से विभाजित होगा। यदि यह SMOD 1 के बराबर है तो टाइमर 1 16 से विभाजित किया जाएगा। जो ओवरफ्लो होगा तो यह बॉड रेट में निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार हम अलग अलग बॉड रेट सेटिंग्स और 8051 के सीरियल ट्रांसमिशन के विभिन्न ट्रांसमिशन पा सकते हैं। मोड 2 में 11 बिट्स को ट्रांसमीटर TXD के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है या RxD के माध्यम से रिसीव किया जाता है और उन 11 बिट्स में से एक बिट स्टार्ट बिट, 8 बिट डेटा बिट, एक प्रोग्रामेबल 9वां बिट है। तो प्रोग्रामेबल 9वें डेटा बिट्स, तो आप इसे पैरिटी के लिए या कुछ और जैसे एक और स्टॉप बिट का उपयोग कर सकते हैं। तो एक इस 9 बिट को ट्रांसमिट कर सकता है। TB8 को 0 या 1 सौंपा जा सकता है। यह 9 बिट SMOD के RB8 रजिस्टर RB8 होगा तो यह पैरिटी बिट हो सकती है। तो हम गणना कर सकते हैं। बाकी 8 बिट्स SBUF रजिस्टर में जाएंगे, लेकिन आप इस SCON रजिस्टर के TB8 या RB8 में 9वें बिट प्राप्त कर सकते हैं। तो यह पैरिटी के लिए फिर से जांच कर सकते हैं कि बॉड रेट इस SMOD द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है और एक PCON रजिस्टर भी है जो उस पर आ जाएगा जो इस चीज को कंट्रोल करेगा। मोड 3 मोड 2 के समान ही है, लेकिन
इसमें टाइमर 1 द्वारा उत्पन्न परिवर्तनीय बॉड रेट हो सकती है। तो यह मोड 3 ऑपरेशन है। तो यह SMOD PCON रजिस्टर का बिट 7 है। तो PCON पावर कंट्रोल रजिस्टर है। तो यह बिट 7 से बाहर है। यदि SMOD 1 के बराबर है तो डबल बॉड रेट का उपयोग किया जाता है। तो जो कुछ भी आप इस चित्र की तरह देख रहे हैं, यहाँ तो हमने कहा है कि SMOD 0 के बराबर है, यह 64 और SMOD 1 के बराबर है, यह 32 है। उसी समान यहाँ SMOD 0 के बराबर 32 है और SMOD 1 के बराबर क्लॉक 16 से विभाजित है। तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी अधिक होगी यदि आप एक SMOD 1 के बराबर बनाते हैं। तो जो PCON बिट्स नंबर 7 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो PCON बिट एड्रेसेबल योग्य नहीं है, लेकिन तो इसे सेट करने के लिए तो आपको यह करना होगा कि पहले हम इस PCON रजिस्टर मूल्य को एक रजिस्टर पर प्राप्त करें, फिर हम इस एक्यूमुलेटर को 7वें बिट पर सेट करते हैं और फिर हम इस एक्यूमुलेटर को PCON रजिस्टर में स्थानांतरित करते हैं। तो यह किया जा सकता है। तो यह बिट संशोधित हो जाएगा। यह बिट अब उस उद्देश्य के लिए सेट हो रहा है। यह PCON रजिस्टर एक पावर कंट्रोल रजिस्टर है। तो इसे यह SMOD बिट मिल गया है। तो इसके अलावा इसे यह मिल गया है। तो ये 3 बिट्स आरक्षित हैं। तो फिर हमें यह GF0 GF1 और PD और IDL मिल गया है। तो GF1 जनरल पर्पस फ्लैग बिट है, GF0 जनरल पर्पस फ्लैग बिट है। तो वे प्रोग्रामर द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तो यह PD PCON.1 पावर डाउन बिट है। तो यदि आप इस PD को 1 पर सेट करते हैं तो यह पावर डाउन ऑपरेशन को सक्रिय करेगा, और यदि यह 1 है, यदि PCON 0 IDL बिट है, तो अगर आप इस IDL बिट को 1 पर सेट करते हैं, इस प्रकार यह आइडियल है, यह ऑपरेशन के आइडियल मोड को सक्रिय कर सकता है। तो आइडियल मोड ऑपरेशन से तो यह होगा कि यह कुछ अन्य इंटरप्ट को ले रहा है जो प्रोसेसर तक पहुंचना चाहिए ताकि हमें इसे दूसरे पावर डाउन मोड पर सक्रिय किया जा सके। तो यदि यह पावर डाउन है तो पावर डाउन मोड में जाने के लिए कोई भी उपकरणों को सलाह दे सकता है और वह सब कंट्रोल सिग्नल सक्रिय होते हैं, जिससे यह एक्सटर्नल वर्ल्ड को बताएगा कि वह पावर डाउन मोड में जा रहा है। तो जहां पावर की खपत महत्वपूर्ण है, उन अनुप्रयोगों के लिए पावर नियंत्रण मानक, तो ACIP जैसे पावर नियंत्रण के लिए कई मानक हैं। हमें इस पावर नियंत्रण के लिए एक नियंत्रण मानक मिला है। तो इसी तरह हमें किसी भी प्रोसेसर के लिए मिला है जिसे आप जानते हैं। तो यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि अब कुछ पावर कंट्रोल मैकेनिज्म प्रदान किया गया है। तो इस 8051 को भी यह पावर कंट्रोल फीचर मिल गया है। तो इसे एक आइडल मोड और पावर डाउन मोड है। आइडल मोड में तो एक इंस्ट्रक्शन जो इस PCON.0 को सेट करता है, यह आइडल मोड में जाएगा और आइडल मोड में जाने से पहले अंतिम इंस्ट्रक्शन निष्पादित किया जाता है। तो आंतरिक CPU भी यह है। तो यह अंतिम इंस्ट्रक्शन होगा। तो इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, CPU क्लॉक बंद हो जाएगी। तो CPU को क्लॉक नहीं मिलेगा, नतीजतन आंतरिक ऑपरेशन टाइमर इंटरप्ट को बंद कर देगा और सीरियल पोर्ट फ़ंक्शन सामान्य रूप से हो जाएगा। ये ऑपरेशन जारी रहेगा, लेकिन केवल CPU आगे कोई इंस्ट्रक्शन प्रसंस्करण नहीं करेगा। तो यह आइडल होगा, लेकिन इंटरप्ट टाइमर और सीरियल पोर्ट वे संचालित करेंगे। रजिस्टरों के सभी पोर्ट और आंतरिक रैम इस आइडल अवधि के दौरान अपना डेटा बनाए रखते हैं। तो आंतरिक मूल्यों को संग्रहीत किया जाएगा, लेकिन आयोजित किया जाएगा, लेकिन प्रोसेसर कोई अन्य ऑपरेशन नहीं करेगा। ALE और PSEN लॉजिक हाई स्तर पर बने रहेंगे क्योंकि यह प्रोसेसर आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं फेच कर रहे हैं। तो यह ALE भी उच्च है और PSEN बार लाइन भी उच्च है। इसका मतलब यह है कि कोई गतिविधि नहीं हो रही है। अब आइडल मोड से बाहर आने के लिए तो इसे कुछ इंटरप्ट का उपयोग करना होगा और इंटरप्ट के कारण यह PCON.0 हार्डवेयर द्वारा साफ हो जाएगा। तो यह आइडल मोड को समाप्त कर देगा और फिर यह इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जाएगा। तो यह बहुत अच्छा है, जैसे कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ घटना घटती हो तो यह प्रोसेसर ऑपरेशन को चालू करेगा। तो यह ISR पर जाएगा और उस बिंदु से आगे जो भी प्रोसेस पहले कर रहा था, इसलिए यह उसी के साथ जारी रहेगा। तो आइडल इंस्ट्रक्शन के बाद ही इंस्ट्रक्शन तो
तो वे चालू हैं इंटरप्ट से वापस आने के बाद, तो यह इस तरह से घटित होगा। मान लें कि यह कोड का एक टुकड़ा है और यह इंस्ट्रक्शन इस PCON.0 को सेट कर रहा है। अब उसके बाद तो यह इस बिंदु पर वापस आ सकता है, लेकिन इस बिंदु पर प्रोसेसर आइडल हो गया है। तो अगर प्रोसेसर आइडल हो गया है, कुछ समय बाद इंटरप्ट उत्पन्न हुआ है, और जब इंटरप्ट हुआ है तब तो यह इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, तो प्रोसेसर इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को निष्पादित करेगा और अंत में डेटा इंस्ट्रक्शन रिटर्न होता है, और डेटा इंस्ट्रक्शन इस PCON चीज़ को सेट करने के तुरंत बाद इंस्ट्रक्शन को पर ले जाएगा। तो इस तरह से यह इस बिंदु पर वापस आ जा सकता है, जैसे कि इंटरप्ट समाप्त होने के बाद यह इस पर आ रहा है, तो यह इस बिंदु पर आ सकता है और आइडल मोड खत्म हो गया है। तो इस तरह से इंटरप्ट इस आइडल मोड से प्रोसेसर को निकाल सकता है और ऑपरेशन कर सकता है। दूसरी ओर यह पावर डाउन मोड, तो एक इंस्ट्रक्शन जो PCON.1 सेट करता है, यह पावर डाउन मोड का कारण बनता है, और वही चीज जो एक अंतिम इंस्ट्रक्शन है निष्पादित किया जाता है। पावर डाउन मोड में जाने से पहले चिप ऑसिलेटर बंद कर दिया जाएगा और सभी कार्यों को रोक दी जाती है, और 1 GB रैम और SSRF की सामग्री बनाए रखा जाएगा। तो ALE PSEN बार को लो पर रखा जाएगा, लेकिन केवल रीसेट पावर डाउन मोड को समाप्त कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत आइडल मोड, जहां इंटरप्ट इस पावर डाउन मोड को बंद कर सकता है, पावर डाउन मोड के मामले में यह आइडल मोड केवल ऑपरेशन रीसेट कर सकता है। वे इस संपूर्ण पावर डाउन मोड को रीसेट कर सकते हैं, और यह प्रोसेसर को इस ऑपरेशन से इस पावर डाउन मोड से बाहर निकाल सकता है। तो ये बहुत उपयोगी है जब आप इस पावर हैंडलिंग भाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सिस्टम डिजाइनिंग के लिए बहुत उपयोगी है, जहां हम बैटरी बचाना चाहते हैं। जैसे कि अधिकांश माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग एम्बेडेड एप्लीकेशन के लिए करते हैं, जहां बैटरी जीवन महत्वपूर्ण है, तो हम इस प्रोसेसर का उपयोग इस काम को करने के लिए कर सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि हम पावर डाउन को रख सकते हैं, हमें जिन ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है उन्हें हम पावर डाउन मोड में डाल सकते हैं और बाद में या आइडल मोड में डाल सकते हैं, और जब भी सर्विस की आवश्यकता होती है हम डिवाइसेस को चालू कर सकते हैं या सर्विसेज को चालू कर सकते हैं। तो यह पावर कंट्रोल उदाहरण है। तो यह LJMP मैन है, यह मैन रूटीन है। तो आप देखते हैं कि यह PCON है, तो PCON रजिस्टर हम 02 के साथ समाप्त कर रहे हैं, तो यह इसे पावर डाउन मोड में डाल देगा, और तो यह आइडल मोड है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यहाँ वापस आ सकता है जब इंटरप्ट आती है, तो यह इस बिंदु पर वापस आ सकता है और रीसेट पर। तो यह होगा कि यह पावर डाउन रद्द हो जाएगी और यह आइडल मोड है। तो जब आइडल मोड में कुछ इंटरप्ट उदाहरण के लिए होगा, यहाँ जब इंटरप्ट होती है तो यह वह कर रहा होगा।